सोचो अगर मैं आपके पैरों के नीचे से सॉइल हटा दूं तो क्या होगा। तो इसका आंसर है नो प्लांट्स, नो फॉरेस्ट एंड नो लाइफ। जी हाँ, सॉइल हमारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, पूरी जिंदगी की फाउंडेशन है। जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और ट्रीज जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ सॉइल पर डिपेंड करता है। और क्या आप जानते हैं, सॉइल एक दिन या एक साल में नहीं बनती है, इसके लिए हजारों साल लग जाते हैं। पर कैसे? तो इसी को जानने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 सॉइल्स। इस चैप्टर में हम पहले सॉइल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक्स को जानेंगे। देन जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के सॉइल के बारे में जानेंगे। देन जानेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉइल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। Soil is the mixture of rock debris and organic materials which develop on the earth's surface. Means soil earth के surface पर develop होने वाला एक mixed material है जो बनता है rock debris, organic matter से। ये एक living system है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स और रूट्स एक्टिव होते हैं जो सॉइल को बनाते हैं और बदलते रहते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स हैं रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। इन सभी फैक्टर्स को हम चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हें डिटेल से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब सॉइल नेचुरल फैक्टर्स के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अब अगर सॉइल के कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉइल एक मिक्सचर है जिसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। इनका एक्चुअल अमाउंट सॉइल के टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ सॉइल्स में इन कंपोनेंट्स की कमी होती है, जबकि कुछ में इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर आगे चले तो क्या आपने कोई पिट यानी गड्ढा खोदा है? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब आपने उस पिट को खोदा होगा तब अगर आपने नोटिस किया हो तो सॉइल के कलर में वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी ऊपर और नीचे की लेयर्स में कलर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। इसे मेनली सॉइल का प्रोफाइल कहा जाता है। मेन सॉइल की अलग अलग लेयर्स जिन्हें हम होराइजन्स कहते हैं। सॉइल के होराइजन्स कुछ इस तरह है। होराइजन ए जो कि टॉप सॉइल या अपर लेयर होती है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिनरल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस लेयर में न्यूट्रिएंट्स और पानी प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसीलिए प्लांट्स के रूट्स ज्यादातर इसी लेयर में होते हैं। होराइजन बी ये ए और सी के बीच का जोन होता है। इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जो ऊपर से नीचे आ जाता है। साथ ही नीचे से आया हुआ मिनरल मैटर भी इस लेयर में मिक्स हो जाता है। ये मैटर थोड़ा वेदर्ड होता है। ये लेयर ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। होराइजन सी ये लूज पेरेंट मटेरियल से बना होता है। यहीं से धीरे धीरे सॉइल बनती है। ऊपर के दोनों लेयर्स इसी के ट्रांसफॉर्मेशन से डेवलप होती हैं। इन तीनों होराइजन्स के नीचे होता है बेड रॉक या पेरेंट रॉक। मेनली ये वही हार्ड रॉक होते हैं जिनकी वेदरिंग होने के बाद आगे चलकर सॉइल बनती है। सॉइल एक कॉम्प्लेक्स और वेरिड एंटिटी है। हर जगह की सॉइल अलग होती है। किसी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा तो किसी में कम होते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट हमेशा सॉइल की स्टडी करते हैं। मेनली सॉइल को क्लासिफाई करना एक साइंटिफिक एफर्ट है जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी सॉइल कहाँ सूट करती है और वह एग्रीकल्चर या इकोलॉजी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट बनती है। तो चलिए अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। India has varied relief features, landforms, climatic realms, and vegetation types. These have contributed in the development of various type of soils in India. Means India के soils में काफी ज्यादा वैरायटी पाई जाती है क्योंकि यहाँ अलग अलग रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट और वेजिटेशन पाई जाती है। एंशिएंट टाइम्स में सॉइल को क्लासिफाई किया जाता था टू मेन ग्रुप्स में, उर्वरा एंड उसरा। उर्वरा मीन्स फर्टाइल सॉइल और उसरा मीन्स स्टेराइल सॉइल यानी बंजर मिट्टी। 16th सेंचुरी में सॉइल को क्लासिफाई किया जाता था उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर और कलर कैसा है। अदर फैक्टर्स जैसे कि स्लोप ऑफ लैंड और सॉइल मॉइस्चर यानी सॉइल में नमी कितनी है। टेक्सचर के बेसिस पर सॉइल के मेन टाइप्स हैं सैंडी, क्ले, सिल्टी एंड लोमी एटसेट्रा। और कलर के बेसिस पर इनके टाइप्स हैं रेड,
येलो, ब्लैक सॉइल एटसेट्रा। इंडिपेंडेंस के बाद वेरियस एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट करवाया गया साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल और 1956 में स्टैब्लिश किया गया सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें दामोदर वैली जैसे रीजन की डिटेल्ड स्टडी की गई। इसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इंडियन सॉइल की काफी ज्यादा स्टडी की गई। इसका मेन एम था इंडियन सॉइल की स्टडी करके उनका इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन करना। ये इंस्टीट्यूट अंडर आता है ICAR के, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए ICAR इंडियन सॉइल को क्लासिफाई करता है उनके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। बट इस चैप्टर में हम सॉइल ऑफ इंडिया को क्लासिफाई करते हैं उनके जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन के बेसिस पर। और ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। सबसे पहले आती है एल्यूवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल्स, सलाइन सॉइल्स, पेटी सॉइल्स एंड फॉरेस्ट सॉइल्स। अब डिटेल में जानते हैं इन सभी टाइप्स के बारे में। एल्यूवियल सॉइल्स। Alluvial soils are widespread in the northern plains and the river valleys. These soils cover about 40% of the total area of country. अब जरा एक बार इस मैप में देखिए, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल, जो इंडिया के टोटल एरिया का 40% पार्ट कवर करती है। They are depositional soils transported and deposited by rivers and streams. Means alluvial soil mainly depositional soil है। इसका मतलब ये है कि रिवर्स जब माउंटेन से फ्लो करना शुरू करती हैं, तब वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर आती हैं। बट प्लेन्स में एंटर करते ही रिवर्स की स्पीड कम हो जाती है, जिस वजह से अब वो लाए गए मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं और रिवर्स और स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए गए इसी मटेरियल को कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ साथ ये सॉइल पाई जाती है राजस्थान के नैरो कॉरिडोर से होते हुए गुजरात के प्लेन्स तक। और इसका रीजन ये है कि यहाँ से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, वो भी अपने साथ लाए गए मटेरियल को इस रीजन में डिपॉजिट कर देती हैं। इसके अलावा ये सॉइल पेनिनसुलर रीजन के ईस्ट कोस्ट पर भी पाई जाती है, क्योंकि इस रीजन से जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो फॉर्म करती हैं डेल्टा को, और इसी डेल्टा से बनती है एल्यूवियल सॉइल। अब इस सॉइल का नेचर वरी करता है, क्योंकि ये सॉइल सैंडी, लोमी से लेकर क्ले तक अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल का टेक्सचर वरी करता है, क्योंकि ये सॉइल हर जगह पर एक जैसे पार्टिकल से नहीं बनी होती है। सैंडी सॉइल बेसिकली इसे तब कहा जाता है जब इसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जिससे इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। और क्ले सॉइल इसे तब कहा जाता है जब इस सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा लोमी सॉइल कॉम्बिनेशन है सैंडी और क्लेई सॉइल का। ये काफी फर्टाइल होती है और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। दे आर जनरली रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। मींस इस सॉइल में पोटाश अच्छा खासा पाया जाता है, बट फॉस्फोरस की कमी होती है। अब अपर और मिडिल गंगा प्लेन्स में दो अलग तरह की एल्यूवियल सॉइल डेवलप होती है। खादर, जिसे न्यू एल्यूवियम भी कहा जाता है, और भांगर, जिसे ओल्ड एल्यूवियम भी कहा जाता है। खादर को बेसिकली न्यू एल्यूवियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लड के बाद हर साल ये सॉइल रिवर्स के किनारों पर डिपॉजिट होती रहती है, यानी रिन्यू होती रहती है। इसमें फाइन सिल्ट होता है जो इसे बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है। और भांगर को ओल्ड एल्यूवियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर पाई जाती है। मेनली ये वो सॉइल है जिसे रिवर बहुत पहले डिपॉजिट कर चुकी है, और रिवर्स के कोर्स में बदलाव होने की वजह से ये हर साल रिन्यू नहीं होती है। अब चाहे खादर हो या भांगर, दोनों सॉइल कंटेन करती है कैल्केरियस कॉन्क्रिएशन यानी कंकड़ को। लोअर और मिडिल गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र वैलीज में ये सॉइल ज्यादा लोमी और क्लेई नेचर की होती है। एज वेल एज वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए इस सॉइल में सैंड का कंटेंट कम होता रहता है। और इसका रीजन ये है कि वेस्ट में जब रिवर्स माउंटेन से आते हुए प्लेन्स में एंटर करती हैं, तब वो बड़े बड़े ग्रैन्युल्स यानी मटेरियल को वहीं डिपॉजिट कर देती हैं, और आगे यानी ईस्ट की तरफ जाते जाते केवल छने हुए पार्टिकल्स ही पहुंच पाते हैं। इसीलिए सैंड का डिपॉजिट ईस्ट में कम होता है।
हमें इस सॉइल के कलर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं कहीं पर इसका कलर लाइट ग्रे तो कहीं पर ऐश ग्रे होता है। मेनली इसका कलर डिपेंड करता है डिपोजिशन की डेप्थ पर, मटेरियल के टेक्सचर और सॉइल को मैच्योर होने में लगने वाले टाइम पर। क्योंकि अगर सॉइल सरफेस के पास है तो उसका कलर लाइट होता है, अगर मिट्टी ज्यादा डेप्थ में है यानी बहुत पहले डिपॉजिट हो चुकी है तो उसका कलर थोड़ा डार्क या ऐश ग्रे हो जाता है। कुछ इसी तरह अगर सॉइल में ज्यादा सैंड पार्टिकल्स हैं तो सॉइल ग्रे या येलोइश लगती है। और इसी तरह टाइम की बात करें तो नई एलुवियल सॉइल लाइट कलर की होती है, बट ओल्ड एलुवियम काफी ज्यादा टाइम से डिपॉजिटेड होती है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क और डल हो जाता है। एट लास्ट एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, मीन्स इस सॉइल में बहुत ज्यादा खेती की जाती है और इसका रीजन हम जानते हैं क्योंकि ये सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। अब एलुवियल सॉइल के बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू which includes part of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and some part of Tamil Nadu. ब्लैक सॉइल जो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए इस पर इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है। अब जरा इस मैप को देखिए, इंडिया के इस पार्ट में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। मेनली ये सॉइल कवर करती है डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट। In the upper reaches of the Godavari and the Krishna and the northwestern part of the Deccan, the black soil is very deep. Means इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे। गोदावरी और कृष्णा रिवर के अपर वाले एरियाज और डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये सॉइल बहुत ज्यादा डीप यानी गहरी होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक सॉइल का ओरिजिन हुआ है वोल्केनिक बसाल्ट रॉक से, जो पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में। बट क्वेश्चन ये भी है कि ये सॉइल केवल डेक्कन प्लेट्यू में ही क्यों पाई जाती है? तो इसका रीजन है लाखों करोड़ों साल पहले इस रीजन में बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हुए और वोल्केनो के इरप्ट होने से जब लावा बाहर आकर अर्थ के सरफेस पर ठंडा हुआ तो उससे फॉर्मेशन हुआ बसाल्ट रॉक्स का। टाइम के साथ इन्हीं बसाल्ट रॉक्स की वेदरिंग हुई, जिससे फॉर्मेशन हुआ ब्लैक सॉइल का। अपर रीचेस में लावा बहुत ज्यादा थिक था, यानी लावा की लेयर्स एक के ऊपर एक जमा होती गईं। जब इस लावा रॉक की वेदरिंग हुई तब ये सॉइल बहुत ज्यादा गहरी बन गई। इसी वजह से इस रीजन में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा डीप है, करीब 3 से 4 मीटर तक। अब आगे चले तो इस सॉइल को रेगुरिया ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल कॉटन को ग्रो करने के लिए आइडियल मानी जाती है। ये सॉइल ज्यादातर क्ले टाइप की होती है, डीप और इम्परमिएबल, यानी ऐसी सॉइल जो पानी को आसानी से नीचे जाने नहीं देती है। ये सॉइल पानी को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, इसीलिए गीली हो जाने पर ये काफी ज्यादा स्टिकी यानी चिपचिपी हो जाती है। बट ड्राई होने पर इस सॉइल के पार्टिकल्स श्रिंक हो जाते हैं, इसीलिए ड्राई सीजन आने पर इस सॉइल में क्रैक्स इतने ज्यादा डीप और बड़े हो जाते हैं कि लगता है कि जैसे सॉइल खुद ब खुद हल से जुत गई हो। इसे सेल्फ प्लॉइंग कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो अब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, द ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, which helps the crops, especially the rain-fed ones, to sustain even during the dry season. Means black soil धीरे धीरे पानी को absorb करती है और धीरे धीरे moisture को lose करती है। इस वजह से इसमें पानी देर तक रहता है, जो crops के लिए काफी ज्यादा beneficial होता है, खासकर उन crops के लिए जो rainfall पर depend करती हैं। Chemical point of view से black soil में lime, iron, magnesia और एल्यूमिनियम ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। साथ ही सॉइल में पोटाश भी पाया जाता है, बट इस सॉइल में फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। इसके अलावा इस सॉइल का कलर डार्क ब्लैक से लेकर ग्रे तक हो सकता है। तो ये थी ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल को जानने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल पर, जो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. अब जरा मैप देखते हैं। इंडिया के इस पार्ट में पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। इसका मतलब है मैग्मा अर्थ के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं, जिनमें क्रिस्टल्स होते हैं।
जिससे इन रॉक्स का कलर ग्रे होता है। देन टाइम के साथ इन रॉक्स की वेदरिंग होती है, रेन, टेम्परेचर में चेंजेस और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। इन रॉक्स के अंदर आयरन रिच मिनरल्स होते हैं। जब ये मिनरल्स टूटते हैं तब आयरन रिलीज होता है, और जब ये आयरन ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो इस सॉइल को रेड कलर देता है, जिससे फॉर्मेशन होता है रेड सॉइल का। और जब इस सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो आयरन पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, बल्कि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, जिससे सॉइल का कलर येलो हो जाता है। इसीलिए इस सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है। ये सॉइल ज्यादातर उन एरियाज में पाई जाती है जहां रेनफॉल कम होता है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के पिडमॉन्ट जोन यानी कि माउंटेन्स के नीचे के स्लोपिंग एरियाज में भी रेड लोमी सॉइल काफी लंबे स्ट्रेच में पाई जाती है। इसके साथ साथ ये पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न मिडिल गंगा प्लेन्स में। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल, whereas coarse grained soil found in dry upland areas are poor in fertility। इसका मतलब ये है कि प्लेन्स में ये सॉइल काफी ज्यादा फाइन ग्रेन्ड होती है, मीन्स इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा होल्ड कर पाती है, और इसी वजह से इस रीजन में ये सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। जबकि अपलैंड यानी ऊंचे एरियाज में ये सॉइल कोर्स ग्रेन्ड होती है, यानी इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, एज वेल एज ऊंचाई पर होने की वजह से सॉइल में से पानी और न्यूट्रिएंट्स इजीली ड्रेन हो जाते हैं। इसीलिए अपलैंड एरियाज में ये सॉइल कम फर्टाइल होती है। इस सॉइल में एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस सॉइल में फर्टिलाइजर और मैन्योर की जरूरत पड़ती है। तो ये थी रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develop in areas with high temperature and high rainfall. Means laterite word Latin word later से आया है, जिसका मतलब है brick यानी ईंट। इस सॉइल को laterite इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेड कलर की हार्ड और ब्रिक जैसी सॉइल होती है। मेनली सॉइल डेवलप होती है उन एरियाज में जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई होते हैं, और ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से इसकी लीचिंग होती है। बट ये प्रोसेस है क्या? तो इस प्रोसेस में हैवी रेनफॉल होने की वजह से सॉइल के सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि लाइम एंड सिलिका सॉइल की अपर लेयर से रिमूव हो जाते हैं, जिस वजह से अपर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है, और बची हुई सॉइल आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच हो जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसीलिए ये सॉइल की अपर लेयर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसके साथ साथ इस सॉइल में से ह्यूमस कंटेंट भी रिमूव हो जाता है। पर कैसे? तो ट्रॉपिकल रीजन्स मींस जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ बैक्टीरिया भी तेजी से ग्रो होते हैं। ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं, और इसका रिजल्ट ये है कि इस सॉइल में ह्यूमस एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। इस वजह से लेटराइट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। These soils are poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium, while iron oxide and potash are in excess. Means इस soil में organic matter, nitrogen, phosphate और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटाश इस सॉइल में एक्सेस मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से ये सॉइल कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है, बट इसमें फर्टिलाइजर और मैन्यूर को मिलाकर इसे फर्टाइल बनाया जा सकता है। बट तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाली रेड लेटराइट सॉइल कैशूनट जैसे ट्रीज के लिए सुटेबल होती है। लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। मींस जब ये सॉइल ड्राई होती है तो हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिसे कट करके ब्रिक्स बनाई जाती है, और इन्हीं ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज किया जाता है। ये सॉइल मेनली डेवलप होती है पेनिनसुलर एरियाज के हायर एरियाज में। ये कॉमनली पाई जाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा एंड असम के हिली एरियाज में। तो अभी तक हम एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल के बारे में जान चुके हैं। एरिड सॉइल। Arid soils range from red to brown in color. They are generally sandy in structure and saline in nature. Means arid soil का कलर रेड से ब्राउन तक हो सकता है, और जैसे कि हमने पहले भी कहा
कि सॉइल का ये कलर डिपेंड करता है आयरन ऑक्साइड पर। जिस सॉइल में आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है वहाँ की सॉइल रेड दिखती है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस सॉइल का टेक्सचर सैंडी होता है, मतलब इसके पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं। और इस सॉइल के सलाइन नेचर का मतलब है कि इस सॉइल में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि इस सॉइल का फॉर्मेशन ड्राई एरियाज में होता है जहां पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और बच जाता है केवल सॉल्ट। कुछ जगहों पर सॉल्ट इतना ज्यादा होता है कि लोग इस सॉल्टी वाटर को इवेपोरेट करके उससे सॉल्ट बनाते हैं। मेनली ऐसा किया जाता है कोस्टल या डेजर्ट रीजन में, जहां नेचुरल इवेपोरेशन के बाद नमक की परत बन जाती है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमिस। मीन्स इस सॉइल का फॉर्मेशन मेनली ड्राई क्लाइमेट में होता है, जहां टेम्परेचर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवेपोरेशन भी काफी तेज होता है। और यही रीजन भी है कि इस सॉइल में वाटर और ह्यूमिस दोनों की कमी होती है। मेनली ह्यूमिस प्लांट के डीके होने से बनता है, पर ड्राई एरियाज में ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, इसीलिए इस सॉइल में ह्यूमिस भी कम मिलता है। इस सॉइल में नाइट्रोजन की भी कमी होती है, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी एलिमेंट है। पर फॉस्फेट इस सॉइल में ठीक ठाक अमाउंट में पाया जाता है, जो बैलेंस बनाए रखता है। लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर लेयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। मीन्स इस सॉइल के लोअर होराइजन्स यानी नीचे वाली लेयर्स में कंकड़ की लेयर मिलती है। कंकड़ से यहाँ मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पत्थर या लम्प्स। मीन्स जैसे जैसे इन लेयर्स के और नीचे जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ता जाता है और वो मिलकर बनाता है कंकड़ की लेयर को। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मीन्स कंकड़ की लेयर पानी को नीचे जाने से रोक देती है, यानी वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता है। इसीलिए इरिगेशन करने पर पानी ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, बल्कि ऊपर की लेयर्स में ही रह जाता है। और यही इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। जब इरिगेशन होता है तो वो पानी सॉइल की ऊपर वाली लेयर्स में ही रहता है और प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। एट लास्ट, एरिड सॉइल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन द वेस्टर्न राजस्थान विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एरिड टोपोग्राफी। मीन्स इतना तो आप सब जानते होंगे कि इस तरह की सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर है वेस्टर्न राजस्थान में। आप इस मैप में देख सकते हैं, मेनली थार डेजर्ट में, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट एरिड यानी ड्राई होता है और डेजर्ट टोपोग्राफी इस तरह की सॉइल के फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट करती है। तो ये थी एरिड सॉइल। अब आगे चलते हैं और जानते हैं बचे हुए रीजन में किस तरह की सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट इज सलाइन सॉइल्स। They are also known as Usra soil. Saline soils contain a large proportion of sodium, potassium, and magnesium, and thus they are infertile and do not support any vegetation growth. Word Usra का meaning है barren और unproductive land. इस तरह की soil या land healthy vegetation को support नहीं करती है। पर क्यों? तो इसका reason है, ये soil ऐसी होती है जिसमें salt का amount बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से plants के लिए nutrients और वाटर को अब्सॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। मेनली होता कुछ ये है कि इस सॉइल में हाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस पैदा कर देता है, मतलब पानी प्लांट्स की रूट्स के अंदर जाने की बजाय बाहर निकल जाता है। और इसका रिजल्ट ये है कि ऐसा होने से प्लांट्स सूख जाते हैं, चाहे सॉइल देखने में गीली क्यों ना लगती हो। अब ऐसा होता कहाँ है, तो इसका आंसर है they occur in arid and semi-arid regions and in waterlogged and swampy areas. मीन्स ऐसा होता है एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, जहां बारिश कम होती है और इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और ऐसे रीजन जहां वाटर लॉग्ड या स्वैम्पी रीजन्स होते हैं। ऐसे रीजन में पानी जमा रहता है और सूखने पर केवल सॉल्ट रह जाता है। अब इस सॉइल में नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों की कमी होती है, और इतना तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैल्शियम सॉइल को मजबूत बनाता है। जब सॉइल में सोडियम ज्यादा होता है तो वो कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, जिससे सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, और ऐसी सॉइल में हवा और पानी सर्कुलेट नहीं कर पाता है। साथ ही हाई सॉल्ट होने की वजह से इस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर
टूटकर नाइट्रोजन नहीं बन पाता है और यही रीजन है कि इस सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है। अब इंडिया में इस तरह की सॉइल स्प्रेड करती है गुजरात, ईस्ट कोस्ट के डेल्टास और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन इलाकों में। अब रन ऑफ कच्छ में मॉनसून के दौरान साउथ वेस्ट से आने वाली विंड सी से सॉल्ट के पार्टिकल्स लेकर आती है। जब ये विंड ड्राई हो जाती है तब नमक के ये पार्टिकल्स जमीन पर गिरकर एक वाइट लेयर बना देते हैं, इसीलिए रन ऑफ कच्छ दूर से वाइट दिखता है। सी वाटर इंट्रूजन्स इन द डेल्टास प्रमोट द ऑक्यूरेंस ऑफ सलाइन सॉइल्स, मींस डेल्टा रीजन में सी और ओशियन का वाटर कभी कभी लैंड के अंदर की तरफ आ जाता है। इस प्रोसेस को सी वाटर इंट्रूजन कहते हैं और ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है, हाई टाइड्स या स्टॉर्म्स की वजह से, और कभी कभी जब हम ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर लेते हैं तब ग्राउंड वाटर का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सी वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। ऐसा होने से सॉइल और ग्राउंड वाटर दोनों सॉल्टी हो जाते हैं। अब ऐसा होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा में कल्टीवेशन ज्यादा होने लगा। देन इरिगेशन करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर को यूज किया जाता है। मेनली जब हम बार बार पानी देते हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और उसके साथ आने वाला सॉल्ट सॉइल में बच जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी सैलिनाइजेशन। इस प्रोसेस की वजह से पहले वाली फर्टाइल एलुवियल सॉइल भी धीरे धीरे सलाइन बन जाती है। ये एक मैन मेड प्रॉब्लम है जो एक्सेसिव इरिगेशन और इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से होती है। Excessive irrigation with dry climate condition promote capillary action which result in the deposition of salt on the top layer of soil. Mainly होता कुछ ये है कि जब ग्राउंड वाटर थोड़ा सॉल्टी हो जाता है और ऊपर का क्लाइमेट ड्राई हो तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। जब वो पानी ऊपर पहुंचकर इवेपोरेट हो जाता है तो उसके साथ जो सॉल्ट आया था वो सरफेस पर जमा हो जाता है। ये प्रोसेस बार बार होता है जिससे ऊपर की लेयर पर व्हाइट क्रस्ट ऑफ सॉल्ट बन जाता है। इसीलिए ऐसे एरियाज जैसे कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है कि वो सॉइल में जिप्सम डालें। जिप्सम सॉइल की सैलिनिटी को कम करने में हेल्प करता है। तो ये थी सैलाइन सॉइल। अब आते हैं पेटी सॉइल पर। दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। मीन्स पेटी सॉइल उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है एज वेल एज ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा होती है। ऐसी जगहों पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। पर क्यों? तो इसका रीजन है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दीज एरियाज एंड दिस गिव्स अ रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट टू द सॉइल। मीन्स ऐसे एरियाज जहाँ रेनफॉल और ह्यूमिडिटी दोनों बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वहाँ जब प्लांट सूखते हैं और गिरते रहते हैं एज वेल एज एनिमल्स के डेड होने की वजह से भी जमीन पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जमा होता रहता है। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर बनाते हैं रिच ह्यूमस। इसीलिए इस तरह के सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर 40 to 50% तक होता है, जो काफी ज्यादा होता है। अब अगर इस सॉइल के फीचर्स की बात करें तो ये सॉइल नॉर्मली काफी हैवी और इसका कलर ब्लैक होता है। कई जगहों पर इस सॉइल में अल्कलाइन भी पाया जाता है। ये सॉइल इंडिया में पाई जाती है बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तराखंड के सदर्न पार्ट में और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में एज वेल एज उड़ीसा और तमिलनाडु में भी। तो ये थी पेटी सॉइल। इतने सारे सॉइल के बारे में जानने के बाद अब चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ सॉइल पर, जो है फॉरेस्ट सॉइल्स। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फॉरेस्ट सॉइल फॉर्म्ड होती है फॉरेस्ट एरियाज में जहां रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट में होता है। अब ये सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर में वरी करती है, यानी हम कह सकते हैं कि इस सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर डिपेंड करता है माउंटेन्स के एनवायरनमेंट पर, मेनली जहां ये फॉर्म्ड होती है। जैसे कि वैली साइड्स यानी नीचे वाली जगहों में ये सॉइल लोमी और सिल्टी होती है, यानी ऐसी सॉइल जो थोड़ी क्लेई होती है और जिसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं। जबकि अपर स्लोप्स में ये सॉइल कोर्स ग्रेन्ड होती है, यानी जिसके पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। अब इतना तो हम सब जानते हैं, हिमालय स्नो से कवर होते हैं, जिस वजह से इन एरियाज में सॉइल का इरोजन या डेन्यूडेशन काफी ज्यादा होता है। एज वेल एज इस सॉइल का नेचर एसिडिक होता है, जिसमें ह्यूमिस भी काफी लो होता है। इसीलिए अपर एरियाज में पाए जाने वाली सॉइल कम फर्टाइल होती है, जबकि लोअर वैलीज में सॉइल फर्टाइल होती है। अब आगे चले तो
It is evident from the foregoing discussion that soils, their texture, quality and nature are vital for the germination and growth of plants and vegetation, including crops. में सॉइल का टेक्सचर, क्वालिटी और नेचर ये सब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर सॉइल अच्छी होगी तो सीड्स और अच्छे से जर्मिनेट होंगे। बेसिकली सॉइल भी एक लिविंग सिस्टम की तरह होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिच बनाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। मेनली सॉइल डेवलप भी होती है और टाइम के साथ डिग्रेड भी हो सकती है। अगर सॉइल को सही ट्रीटमेंट दिया जाए, जैसे कि फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन, उसका कंजर्वेशन, तो इसे रिकवर भी किया जा सकता है। मेनली फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है माउंटेन्स पर। मैप पर आप देख सकते हैं कि ये किन जगहों पर पाई जाती है। तो ये थी इंडिया में पाए जाने वाली लास्ट टाइप ऑफ सॉइल। तो इस चैप्टर में हमने कवर किया है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स, सलाइन सॉइल्स, पेटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल को। हम जानते हैं सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बट टाइम के साथ आज सॉइल डिग्रेड हो रही है। इसीलिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि सॉइल किस तरह डिग्रेड हो रही है और उसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन इन अ ब्रॉड सेंस, soil degradation can be defined as the decline in soil fertility when the nutritional status declines and depth of the soil goes down due to erosion and misuse. Means soil degradation का मतलब होता है मिट्टी की क्वालिटी का गिरना। जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देती है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा कम हो जाते हैं, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। मेनली ये कैसे होता है? तो इसका एक रीजन है सॉइल इरोजन, यानी जब पानी या हवा मिट्टी को उड़ाकर या बहाकर ले जाते हैं, तब सॉइल की अपर लेयर यानी ऊपर वाली फर्टाइल लेयर रिमूव हो जाती है। या जब हम सॉइल का मिसयूज करते हैं, जैसे कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना, ओवर क्रॉपिंग यानी बार बार सेम क्रॉप्स को ग्रो करना, या डिफॉरेस्टेशन यानी बड़ी क्वांटिटी में ट्रीज को कट करना, इन सब से मिट्टी की डेप्थ भी कम हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इंडिया में सॉइल डिग्रेडेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होने से सॉइल रिसोर्स बेस यानी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। बट हर जगह पर इसका इफेक्ट सेम नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोपोग्राफी, विंड वेलोसिटी या रेनफॉल पर। टोपोग्राफी से यहाँ मतलब है माउंटेन्स या प्लेन्स। माउंटेन्स पर से सॉइल इजीली स्लाइड हो जाती है, जबकि प्लेन्स में रिलेटिवली स्टेबल रहती है। कुछ इसी तरह विंड वेलोसिटी का मतलब होता है हवा कितनी स्पीड से ब्लो कर रही है। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो वो सॉइल के छोटे पार्टिकल्स उड़ा लेती है, स्पेशली ड्राई एरियाज में। जबकि अगर विंड की स्पीड कम है तो इरोजन का रेट भी कम हो जाता है। इसी तरह रेनफॉल का मतलब है किसी एरिया में कितनी बारिश होती है। हाई रेनफॉल होने पर पानी सॉइल को बहा ले जाता है, जबकि लो रेनफॉल होने पर सॉइल ड्राई हो जाती है, जिसे विंड उड़ा ले जाती है। सॉइल डिग्रेडेशन के बाद चलते हैं सॉइल इरोजन पर। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मीन्स सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल की अपर लेयर का हट जाना। अब ये विंड या वाटर दोनों की वजह से हो सकता है। मेनली नेचर में दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस एक साथ होते रहते हैं, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन। रॉक्स की वेदरिंग होने पर धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ पानी और हवा का मूवमेंट भी सॉइल की अपर लेयर को रिमूव करता रहता है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं। जनरली इन दोनों प्रोसेसेस के बीच बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जिस रेट से सॉइल के फाइन पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, उसी रेट से सॉइल के पार्टिकल्स सॉइल के लेयर्स में ऐड भी होते रहते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब है जब सॉइल के पार्टिकल्स के रिमूव होने का रेट ज्यादा हो जाता है और ऐड होने का कम। और ऐसा होने के फैक्टर्स हैं नेचुरल और ह्यूमन इसलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे लैंड की डिमांड भी बढ़ती जाती है, जिससे डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है। और नेचुरल इसलिए क्योंकि विंड और वाटर दोनों ही सॉइल इरोजन के पावरफुल एजेंट्स हैं। ये दोनों एजेंट्स सॉइल को रिमूव भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी। इंडिया में वाटर इरोजन ज्यादा सीरियस है और ये मेनली दो फॉर्म्स में होता है, शीट इरोजन और गली इरोजन। शीट इरोजन ये समतल जमीन पर होता है, हैवी रेनफॉल के बाद। गली इरोजन ये स्टीप स्लोप्स पर होता है। रेनफॉल होने पर गलीज और ज्यादा डीप हो जाती हैं और डीप होने पर रेनफॉल होने पर ये एग्रीकल्चर लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं,
जिससे लैंड एग्रीकल्चर के लिए खराब हो जाती है। अब सॉइल इरोजन होने के और भी कई रीजंस हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, ओवर इरिगेशन और सैलिनिटी प्रॉब्लम, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की लगभग हाफ लैंड किसी न किसी लेवल पर डिग्रेड हो चुकी है, इसीलिए जरूरत है सॉइल कंजर्वेशन की। तो चलिए अब जानते हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना, सॉइल इरोजन और एग्जॉशन को रोकना, और जो सॉइल डिग्रेड हो चुकी है उसको इम्प्रूव करना। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो सॉइल को कंजर्व करने के बहुत से मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्टोर बंडिंग यानी स्लोप्स के साथ साथ बंड्स मींस एम्बैंकमेंट्स को बनाना, कॉन्टोर टेरेसिंग यानी सीढ़ियां बनाकर पानी के फ्लो को रोकना, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री प्लान्ड तरीके से पेड़ लगाना और काटना, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग मींस एनिमल्स को लिमिट में ग्रेजिंग करवाना, कवर क्रॉपिंग लैंड को हमेशा प्लांट से कवर रखना, मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ साथ लाइव स्टॉक रियरिंग करना, क्रॉप रोटेटिंग सेम लैंड पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। इसके अलावा हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि गली इरोजन को रोका जा सके। साथ ही सॉइल को कंजर्व करने के लिए बहुत से एफर्ट्स गवर्नमेंट भी लेती है, जैसे कि सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड ने बहुत से प्लान्स बनाए हैं। बट सॉइल कंजर्वेशन तब इफेक्टिव होगा जब हम साइंटिफिक मेथड को यूज करें, प्रॉपर प्लानिंग करें और लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। ज्योग्राफी को डिटेल से स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को और विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube स्टोर को भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हाइप करना ना भूलें। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.